मैं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को हर वो साधन और ज्ञान निःशुल्क प्रदान करने में लगा हूँ जो महानगरों में लाखों रुपए खर्चने के बाद प्राप्त होते हैं। मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया था, आज हम लोग पढ़ेंगे हाई कोर्ट। हालांकि ये भाग 6 का विषय है, लेकिन हम लोग भाग 5 में पढ़ रहे थे अभी जो है, तो भाग 5 में हाई कोर्ट पढ़े थे, लेकिन चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट पढ़े थे, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मतलब कोर्ट जो हमारे देश में है वो कैसे एकीकृत है, तो उनको अलग नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना कंटिन्यू जो है हाई कोर्ट को पढ़ लें, उसके बाद में फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट तो पढ़ चुके हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाग 6 में तो सब पहले हमको जो है राज्यों की विधायिका के बारे में पढ़ना था ना भाग 6 में, लेकिन चूंकि हम अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पढ़कर आए हैं, तो अब उसी से मिलती जुलती शक्तियां जो है हाई कोर्ट के पास है, तो इसलिए बस खाली अनुच्छेद बदल जाते हैं, बाकी ज़्यादातर कार्य सब एक जैसे ही हैं, तो इसलिए याद होने में दिक्कत नहीं होगी। जब दोनों हो जाएगा पूरा, तो एक तुलनात्मक अध्ययन हम लोग कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में, तो उससे आपको पूरा जो है इसके पावर्स के बारे में और किस तरीके से इसमें क्या होते हैं, मतलब व्यवस्थाएं होती हैं, नियुक्ति क्या आधार है, वो सब समझ जाओगे। तो आज हम लोग हाई कोर्ट में जो है बेसिक चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न छोटी मोटी परीक्षाओं में बहुत आते हैं, ठीक, बेसिक चीज़ें तो वो पढ़ेंगे। पहली बात तो ये हाई कोर्ट संविधान के किस भाग में है, किस पार्ट में है, तो भाग 6 में है। सुप्रीम कोर्ट भाग 5 में था और हाई कोर्ट भाग 6 में है, और अनुच्छेद 214 से लेकर के 232 तक है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है किस अनुच्छेद में था? 124 से 147 तक है, और हाई कोर्ट 214 से लेकर के 232 तक है। ठीक, अब देखो इसको कैसे याद करना है। सुप्रीम कोर्ट 124 में था, 124 में था। अब इसको कैसे याद करना है, तो इनको पलटा पलटी कर दो, 2 आगे ले आओ, 1 पीछे ले आओ, 4 एक जैसे रहने दो, तो याद हो जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो है स्टार्टिंग का ये व्यवस्था है, 124 और 214 अंक समान है, अंक तो एक जैसे ही है, बस अदला बदली कर देनी है आपको। 1 को पीछे ले जाना है, 2 को आगे ले आना है, बस कहाँ क्या स्टार्ट हो जाएगा, हाई कोर्ट का प्रावधान स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो हाँ 4 तो समान ही एक जैसा ही है, एक जगह ही रहेगा। तो ये यहाँ से कई प्रश्न आते हैं, तो ये आपका तैयार हो गया। अब हम देखेंगे जो है अनुच्छेदों के बारे में। कुछ अनुच्छेद यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से अनुच्छेद में क्या व्यवस्था है, तो प्रमुख अनुच्छेद हमने यहाँ लिख रखा है, तो इसके बारे में एकदम याद हो जाएगा आपको। जैसे अनुच्छेद 214 जो प्रारंभिक अनुच्छेद है, उसमें क्या कहा गया है, प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा, हाई कोर्ट होगा। जैसे अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। ऐसे ही अनुच्छेद जो है 124 में क्या कहा गया है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। तो अनुच्छेद 214 में कहा गया है भारत के प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन यहीं पर संविधान में 231 में कहा गया है कि संसद विधि बना करके ये व्यवस्था कर सकती है कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट बना सकती है। एक के लिए तो एक हाई कोर्ट है ही है, लेकिन 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संसद चाहे तो एक ही हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। ठीक, ऐसा है भी भारत में, अभी देखेंगे हम लोग। तो दोनों बात संसद में उसमें संविधान में कहा गई। 214 तो कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ राज्यों की व्यवस्था क्या है, कभी राज्य नए बनते हैं, कभी बिगड़ जाते हैं, तो कहाँ तक सुप्रीम कोर्ट बिगाड़ते रहो, हाई कोर्ट बिगाड़ोगे बनाओगे। तो इसलिए जो है वहीं पर लिख दिया गया है 231 संविधान के अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि संसद 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था कर सकती है। ये संसद विधि द्वारा, संसद कानून बना करके ऐसा कर सकती है। ठीक, तो और यहीं पर कहा गया अनुच्छेद 242 जो कि मतलब संसद का पावर है, ये इसमें हाई कोर्ट के बारे में नहीं, 242 संसद का पावर है, और संसद
जो है यूटीज के लिए हाई कोर्ट बना सकती है। भारत में इस समय कितने यूटीज हैं? यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो संसद चाहे तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी क्या बना सकती है? हाई कोर्ट। और अभी तक भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के पास ही क्या है? हाई कोर्ट है। दिल्ली हाई कोर्ट है जो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, बाकी 7 केंद्र शासित प्रदेशों के पास में हाई कोर्ट अभी तक नहीं थे। लेकिन एक राज्य था जिसको अभी क्या किया गया है? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के पास पहले से ही उसका क्या था? हाई कोर्ट था। और वो हाई कोर्ट अब किसमें कन्वर्ट हो गया? केंद्र शासित प्रदेश में। तो अभी के समय भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेशों के पास में हाई कोर्ट है? 2 के पास। कितने के पास? 2 के पास में। एक तो दिल्ली के पास है और दूसरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के लिए सम्मिलित रूप से जो है एक ही हाई कोर्ट है जो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। ठीक, तो अब ये याद रखना, पहले की व्यवस्था के तहत क्या था? सिर्फ दिल्ली के लिए था। अब ये संसद के पास ये अधिकार है। अनुच्छेद 242 के अंतर्गत संसद चाहे तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाई कोर्ट की स्थापना कर सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। कब की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना? 1966 में। 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी अनुच्छेद 242 के अंतर्गत संसद ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए। ठीक, तो ये दोनों बात यहाँ पर इसीलिए लिख दिया था 214 के बगल में ही, क्योंकि एक तरफ तो संविधान कहता है कि प्रत्येक राज्य के पास अपना क्या होना चाहिए? हाई कोर्ट होना चाहिए। लेकिन यहीं पर नीचे लिख दिया गया है कि प्रत्येक राज्य, क्योंकि राज्य तो बनते बिगड़ते रहते हैं, तो इसलिए हाई कोर्ट की स्थापना करने में इतना जो है मतलब काफी समय और संसाधन खर्च होगा। तो इसीलिए संविधान दूसरी बात भी कहता है कि संसद चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट बना सकता है। जैसा कि भारत में इस समय 6 ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनकी जो है सीमा क्षेत्र एक राज्य से अधिक राज्यों तक फैली हुई है। हम लोग अभी मानचित्र की सहायता से समझेंगे। ठीक, अनुच्छेद 215 क्या कहता है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट के लिए क्या था? अभिलेखीय न्यायालय था। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए एक अभिलेखीय न्यायालय था, उसी तरीके से हाई कोर्ट जो है अधीनस्थ न्यायालयों के लिए, जिला और सत्र न्यायालय के लिए क्या होगा? एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। और कहाँ कहा गया है? अनुच्छेद 215 में। तो अनुच्छेद 215 कहता है कि हाई कोर्ट क्या होगा? एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। अभिलेखीय न्यायालय पूरी अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है। बाद में अभी इसको पढ़ाते तो कंफ्यूजन होता है, इसीलिए कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। अभिलेखीय न्यायालय में क्या कहा गया है कि जो हाई कोर्ट के फैसले हैं उनको लिखित रूप से रखा जाएगा, और अधीनस्थ न्यायालय अर्थात जिला एवं सत्र न्यायालय जब उससे संबंधित फैसला सुनाएंगे तो उसको मद्देनजर रखते हुए, उस नियम मतलब उस फैसले को रिकॉर्ड रखते हुए उस फैसले के आधार पे अपने फैसले को सुनाएंगे, या सीधे वही फैसला सुना देंगे जो हाई कोर्ट ने सुनाया था उस केस से संबंधित। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है अभिलेखीय न्यायालय। तो हाई कोर्ट भी एक अभिलेखीय। अब यहाँ प्रश्न बनेगा कि मतलब अभिलेखीय न्यायालय, ऑप्शन ए केवल सुप्रीम कोर्ट होता है, ऑप्शन बी केवल हाई कोर्ट होता है, ऑप्शन सी दोनों होते हैं, ऑप्शन डी दोनों नहीं होते हैं। तो दोनों होते हैं अभिलेखीय न्यायालय। कौन? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अधीनस्थ न्यायालय नहीं होते हैं। अधीनस्थ मतलब जिला और सत्र न्यायालय, वो अभिलेखीय न्यायालय नहीं होते हैं। ठीक, 2000 वो अनुच्छेद 216 क्या कहता है कि इसका गठन, हाई कोर्ट का गठन कैसे होगा? गठन मतलब उसका संरचना कैसे होगी, किन किन लोगों से मिलकर बनेगी? तो हाई कोर्ट में एक तो क्या होगा? सीजे होगा। क्या होगा? एक सीजे होगा। सीजे मतलब मुख्य न्यायाधीश। अगर आई लगा देंगे तो इंडिया का हो जाएगा। इंडिया का तो होगा नहीं, क्योंकि इंडिया का तो एक ही है जो सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ सीजेआई। और यहाँ पर क्या होगा? प्रत्येक मुख्य न्यायाधीश, प्रत्येक हाई कोर्ट का एक क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश होगा, सीजे होगा। ठीक, तो और अन्य कई जो है उसके न्यायाधीश होंगे। अब न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो न्यायाधीशों की संख्या निश्चित है। इस समय कितने न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में? 33 + 1 34। एक तो मुख्य न्यायाधीश हो गया और 33 अन्य न्यायाधीश हैं, 34 की व्यवस्था है। लेकिन यहाँ पर चूंकि राज्यों की व्यवस्था अलग अलग है, राज्यों में जनसंख्या अलग अलग है, तो इसीलिए हर राज्यों के न्यायाधीशों में, हर राज्यों के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या भी वैरी करेगी। ठीक, जैसे भारत में सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में मुकदमे ज्यादा जाएंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमे ज्यादा जाएंगे तो सुनवाई भी ज्यादा होनी चाहिए, तो इसलिए वहां पर जजों की संख्या भी ज्यादा होगी।
और भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है? जनसंख्या सिक्किम। तो जाहिर सी बात है सिक्किम की जनसंख्या कम है तो वहां पर न्यायाधीश भी क्या होंगे? कम होंगे। तो सबसे छोटा हाई कोर्ट सिक्किम हो जाएगा और सबसे बड़ा हाई कोर्ट क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट हो जाएगा। तो ऐसे याद हो जाएगा। ठीक, तो गठन में बताया गया है कि एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा राज्यों में हाई कोर्ट का, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग न्यायाधीश होंगे। ठीक है, अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो जैसे नियुक्ति जो है केंद्र सेंटर में संघ में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जाती थी, उसी तरीके से हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। कैसे? कॉलेजियम द्वारा नाम भेजा जाता है और फिर राष्ट्रपति जो है करता है। अब यहाँ पर जो सीजेआई है, सीजेआई का भी रोल हो जाता है। मुख्य न्यायाधीश ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वो भी जो है सलाह देता है किसको? राष्ट्रपति को। तो फिर यहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है हाई कोर्ट में। ठीक, तो गठन में ये दो चीजों से मिलकर के इसकी जो है संरचना होगी, गठन होगा, एक तो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। नियुक्ति की बात करें, नियुक्ति मतलब जो है अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि जो है कौन नियुक्ति के लिए जो है कौन उपयुक्त होगा, मतलब शर्तें क्या है, सेवा शर्तें क्या है, ठीक है, क्या क्या जो है उसकी योग्यताएं होनी चाहिए, तो वो किसमें कहा गया? अनुच्छेद 217 में। ठीक है, हम लोग डिटेल अभी आगे अध्ययन करेंगे, अभी यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ मुख्य मुख्य अनुच्छेदों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो और अनुच्छेद 218 क्या कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ उपबंध हैं वो हाई कोर्ट में लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट के कुछ उपबंध हाई कोर्ट में लागू होंगे, जैसे कि न्यायाधीशों को हटाने की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की जैसी ही है वैसी व्यवस्था हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की हटाने की होगी। और ये व्यवस्था अनुच्छेद 124(4) में है। अनुच्छेद 124(4) में है। किस तरीके से हटाया जाता है? महाभियोग जैसी व्यवस्था लागू करके। कैसी व्यवस्था? महाभियोग जैसी। लेकिन उसके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए महाभियोग जैसी जो है प्रक्रिया हमने बताई है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए, इसीलिए उसी प्रक्रिया से हाई कोर्ट के जज भी हटाए जाएंगे। ठीक, प्रक्रिया हमने सारी बता दी थी। 2/3 बहुमत से अलग अलग जो है संसद के सदनों से पारित होना चाहिए, और फिर 3 सदस्यीय जो है आयोग गठित होगी, और वो लोग जो है जांच करेंगे कि 2 प्रकार के दोष सिद्ध हो जाए, अगर असमर्थता और कदाचार, तो फिर उसे हटाया जा सकता है। ठीक, तो वैसी व्यवस्था जो है सुप्रीम कोर्ट वाली ही कहाँ लागू होगी? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए। अनुच्छेद 219 कहता है शपथ। अब देखो, नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन इनको शपथ कौन दिलाता है? शपथ मतलब जैसे आप शपथ लेते हो यहाँ पर, ऐसे ही शपथ इनको दिलाता है राज्यपाल। प्रत्येक राज्यों के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, चाहे वो वहाँ का सीजे हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, उनको शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है और शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल महोदय उनको शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 220 कहता है विधि व्यवसाय पर रोक, निर्बंधन करता है, रोकता है कि कोई भी कोर्ट का जज होते हुए विधि संबंधित व्यवसाय नहीं कर सकता है, अर्थात वकालत नहीं कर सकता है। विधि व्यवसाय यही होगा ना, प्रैक्टिस। तो कोई भी जज रहते हुए प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। रिटायरमेंट के बाद वो चाहे तो जिस न्यायालय में रहा नहीं हो उस न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकता है। मान लो 5-6 देश के 5-6 हाई कोर्ट में उसने जज का काम किया है, तो जहां जहां जज रहा है वहां तो प्रैक्टिस नहीं करेगा, लेकिन जहां नहीं उसका ट्रांसफर हुआ है वहां प्रैक्टिस कर सकता है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। कब? रिटायरमेंट के बाद। लेकिन जब तक जज है तब तक वो नहीं कर सकता है। वो ये पावर कहां से दिया गया है? अनुच्छेद 220 के अंतर्गत। अनुच्छेद 220 कहता है कि हाई कोर्ट का जज जो है विधि संबंधित व्यवसाय नहीं कर सकता है। विधि संबंधित व्यवसाय मतलब सीधे सीधे वकालत की बात करो तो वकालत नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 221 कहता है कि इनके वेतन भत्ते कैसे निर्धारित होंगे? तो इनके वेतन भत्ते संसद निर्धारित करता है, ठीक है, और किस निधि से? तो संचित निधि से वेतन भत्ते। तो और क्योंकि हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के वेतन भत्ते वकीलों के, वो जजों के राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। अच्छा, संचित निधि के लिए एक शब्द और आता है, समेकित निधि। ठीक है, मैं कल एक उसमें देख रहा था किताब में, तो इसके लिए समेकित शब्द भी आता है। संचित निधि को समेकित निधि भी कहते हैं। ठीक है, तो एक याद रखना, संचित को समेकित निधि भी कहते हैं। ठीक, तो संचित निधि या समेकित निधि से इनको वेतन दिया जाएगा। इसके राज्य की संचित निधि से वेतन और भत्ते मतलब जब तक नौकरी में तब तक उनको अलाउंस मिलते हैं,
जैसे हम लोगों को जो है अलाउंस मिलते हैं, महंगाई भत्ता, ठीक है, और इसी प्रकार से जो है हाउस अलाउंस, मतलब घर के लिए अलाउंस मिलता है, भत्ता, अलाउंस मतलब भत्ता। ऐसे ही जजों को जो है बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, हाउस अलाउंस मिलता है, उनको हाउस अलाउंस का पूरा घर ही मिल जाता है रहने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से जो है तमाम प्रकार के भत्ते बहुत सारे मिलते हैं। तो वो सब नौकरी में रहते हुए जब मिलते हैं तो कहाँ से मिलते हैं? राज्य के संचित निधि से। और जब रिटायर हो जाते हैं तो उनको जो पेंशन है वो कहाँ से मिलती है? केंद्र के संचित निधि से। ये व्यवस्था इसलिए रखी गई है कि वो तो जज तो कई राज्यों के हाई कोर्ट में नौकरी करके आया, मान लो देहरादून में रहा, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में रहा, और आपका इंदौर हाई कोर्ट में रहा, मध्य प्रदेश के कई राज्यों में रहकर आया, फिर रिटायर हुआ लास्ट में जाकर के इंदौर मध्य प्रदेश के जो है हाई कोर्ट से, और वहां से रिटायर होने के बाद में फिर अब मतलब अगर व्यवस्था ये ना हो कि संघ दे तो फिर इंदौर को देना पड़ेगा, मतलब मध्य प्रदेश को देना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश तो कहेगा भैया ये तो राजस्थान में भी रह के आया है, उत्तर प्रदेश में भी रह के, हम ही अकेले क्यों दें? तो लड़ाई होगी ना राज्यों में, इसलिए लड़ाई ना हो इसलिए कहा गया है कौन देगा? केंद्र की संचित निधि पर दिया जाएगा। ठीक, तो रिटायरमेंट के बाद उनको भत्ता जो है वो पेंशन वगैरह वो किस पे है? केंद्र के जो है संचित निधि पर। 222 ट्रिपल टू स्थानांतरण की बात करता है कि एक न्यायाधीश का एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट यानी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण होगा, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है स्थानांतरण, सीजेआई की जो है सलाह पर। राष्ट्रपति महोदय भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर क्या करते हैं? इसके स्थानांतरण को करते हैं। और भारत का मुख्य न्यायाधीश कैसे करता है? कॉलेजियम की सहायता से, ठीक है। कॉलेजियम जो है बनाया गया उसी से नियुक्ति और स्थानांतरण होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों का स्थानांतरण होता नहीं है। स्थानांतरण किसका होता है? हाई कोर्ट के जजों का। तो हाई कोर्ट के जजों का स्थानांतरण कॉलेजियम व्यवस्था के तहत ही होता है, लेकिन कौन करता है? राष्ट्रपति। नाम किसका आएगा? राष्ट्रपति महोदय का। सुझाव कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो अब जो है वो व्यवस्था कहाँ है? अनुच्छेद 222 में। अनुच्छेद 222 में ट्रांसफर या स्थानांतरण की बात कही गई है। अनुच्छेद 223 कहता है जिस तरीके से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जो है, भारत का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट में होता है, इसी तरीके से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जो है हाई कोर्ट का होगा, वो किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 223 के अंतर्गत। अनुच्छेद 223 में भारत के कार्यकारी मतलब जो है, अगर वर्किंग न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश नहीं है, किसी कारणवश उसने इस्तीफा दे दिया या उसकी जो है डेथ हो गई तो पद रिक्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब तक उसमें नए मुख्य न्यायाधीश की भर्ती नहीं होती है तब तक वो पद खाली ना रहे, इसलिए एडॉक में मतलब टेम्परेरी व्यवस्था की जाएगी, जिसको कहते हैं कार्यकारी, वर्किंग में। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था इसमें भी की गई है और सुप्रीम कोर्ट में भी की गई है। तो ऐसे को कहते हैं अनुच्छेद 223 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 226 तो बहुत बार हम पढ़ा चुके हैं। रिट जारी करने का हाई कोर्ट का पावर है। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जारी करता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। तो ये रिटें जो है मूल अधिकार से संबंधित भी हो सकते हैं और अन्य रिटें भी हो सकते हैं। रिट के मामले में हाई कोर्ट सीमित है, हाई कोर्ट का दायरा सीमित है रिट जारी सुप्रीम कोर्ट का, और हाई कोर्ट का दायरा विस्तृत है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकारों से संबंधित रिट जारी करता है, लेकिन हाई कोर्ट मूल अधिकार का तो जारी ही करता है और अन्य रिटें भी जारी कर सकता है। तो जो है अनुच्छेद 226 रिट जारी करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 226 के बाद 227 आता है। 227 के अंतर्गत जो उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं, यानी जिला और सत्र न्यायाधीश न्यायालय हैं, तो उन न्यायालयों का वो क्या करता है? सुपरविजन करता है, उसका अधीक्षण करता है। यानी किसके अंडर में काम करेंगे अधीनस्थ न्यायालय? तो हाई कोर्ट के अंडर में। तो हाई कोर्ट उसका क्या हो गया? बॉस हो गया। तो ये किसकी में बात कही गई? अनुच्छेद 227 में। और जब बॉस है तो फिर वो वहां के कुछ मुकदमों को अपने पास भी मंगा सकता है कि भैया ले आओ, तुम्हारी बस की बात नहीं है, हम देखते हैं तुम्हारा मुकदमा। तो अनुच्छेद 228 क्या कहता है कि हाई कोर्ट जब भी चाहे तो अपने अधीनस्थ न्यायालय के मामले को, मुकदमे को अपने यहाँ मंगा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 228 ये बात कहता है। अनुच्छेद 229 कहता है हाई कोर्ट के व्यय क्या होंगे, खर्चे क्या होंगे, किन किन चीजों पे हाई कोर्ट जो है खर्चा करेगा। जैसे प्रशासनिक खर्चा हो गया, उसके कर्मचारियों पे खर्चा हो गया, अधिकारियों पे खर्चा हो जाएगा। तो ये सारे खर्चों की बात कहाँ है? अनुच्छेद 229 में। अनुच्छेद 230 कहता है हाई कोर्ट की अधिकारिता में विस्तार किया जा सकता है। अधिकारिता मतलब उसके
क्षेत्र में, अर्थात उसके क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है, एक से अधिक राज्यों तक विस्तार करना हो, तो ये सब जो है अनुच्छेद 230 के अंतर्गत आता है। उसका विस्तार या अपवर्तन, सीमा क्षेत्र कम करना या बढ़ाना, तो अनुच्छेद 230। 31 हमने बता दिया, संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही जो है हाईकोर्ट की स्थापना कर सकता है। ठीक, अब हम लोग हाईकोर्ट के कुछ इतिहास के बारे में देखेंगे, किस तरीके से भारत में हाईकोर्ट जो है अस्तित्व में आते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो मैंने बताया था, पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में स्थापित हो गया था। कहाँ पर? कोलकाता में। उसके बाद में जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है वो 1935 के अधिनियम पर आधारित है। और कब स्थापित हुआ था? 1962 में, 1950 में, 28 जनवरी 1950 में दिल्ली में जो है सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आ गया था। ठीक, और कौन से अधिनियम पर आधारित था? 1935। तो यहाँ पर सुप्रीम हाई कोर्ट के विकास की बात आती है तो 1862 में सर्वप्रथम 3 प्रेसिडेंसियों में, पहले जो है अंग्रेजों का उस समय शासन था, तो कोलकाता, मद्रास यानी चेन्नई और मुंबई, ये 3 प्रमुख क्या थे? प्रेसिडेंसी थे जहां से अंग्रेज शासन करते थे, व्यापार करते थे, उनकी व्यापारिक कोठियां होती थी, उनके प्रशासनिक क्षेत्र होते थे। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना की। कहाँ पर? कोलकाता में। तो कोलकाता में जो है सबसे पहले 1862 में स्थापित हुआ क्या? हाई कोर्ट। और मद्रास और मुंबई में भी उसी साल 1862 में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। तीनों अगर दिया रहता है तो तीनों में टिक कहाँ लगाओगे? कोलकाता पे। ठीक है, और वैसे तीनों एक ही सन में स्थापित हुए थे 1862 में। और इसके बाद चौथा हमारे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट स्थापित होता है 1866 में। 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थापित होता है। हमारे राज्य की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है, लेकिन हाई कोर्ट कहाँ स्थापित होता है? इलाहाबाद। क्योंकि अंग्रेजों के समय में इलाहाबाद ही जो है मुख्य उसका सेंटर था, केंद्र हुआ करता था इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में ही क्या स्थापित किया गया? हाई कोर्ट। और आज भी इलाहाबाद ही मुख्यालय है हाई कोर्ट का, लेकिन एक जो है बेंच खोला गया है, कहाँ पर? लखनऊ बेंच। लखनऊ में हाई कोर्ट का एक बेंच है। कहाँ पर है? लखनऊ। क्योंकि प्रदेश बड़ा है, जनसंख्या बड़ी है, तो मुकदमों को जो आसपास वाले, लखनऊ के आसपास वाले, आगरा वाले हैं, तो बेंच में भी जाकर के मुकदमे जो है मतलब दायर कर सकते हैं, उनको इलाहाबाद नहीं जाना पड़ेगा। तो कार्य वही होगा जो हाई कोर्ट इलाहाबाद कर रहा है, लेकिन उसी का एक तरीके से कह सकते हो, मतलब उसी का एक विस्तार है जो कहाँ है? बेंच है जो लखनऊ में है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जो है हाई कोर्ट है। भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। कौन? इलाहाबाद। इसमें जो है जजों की अधिकतम संख्या निश्चित की गई है 160। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कितने जज बैठ सकते हैं? 160। लेकिन वर्तमान समय में 112 जज उसमें कार्य करते हैं। वर्तमान समय में 112 जज कार्य करते हैं किसमें? इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो सबसे बड़ा न्याय हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, यानी उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है। और यहीं पर सबसे छोटा देख लेते हैं, सिक्किम हाई कोर्ट है। सिक्किम में मात्र 3 न्यायाधीश जो है सुनवाई करते हैं, तो सिक्किम सबसे छोटा जो है हाई कोर्ट है। ठीक, तो यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है, सबसे बड़ा तो लोग जानते हैं, लेकिन सबसे छोटा आपको जनसंख्या के आधार पर ध्यान रखना है कि सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है, तो उसका हाई कोर्ट भी सबसे छोटा है। इसके अलावा कुछ प्रश्न यहाँ से बनते हैं। वर्तमान में हाई कोर्ट इस समय कितने हैं? 25। वर्तमान में हाई कोर्ट इस समय 25 है। 2019 से पहले हाई कोर्ट थे 24। ठीक है, और 25वां हाई कोर्ट जो है 2019 में आंध्र प्रदेश का स्थापित हुआ। हालांकि आंध्र प्रदेश का पहले एक ही राज्य था, आंध्र प्रदेश, जिसका हाई कोर्ट जो है उसकी राजधानी हैदराबाद में थी, लेकिन 2014 में आंध्र प्रदेश का क्या हो गया? विभाजन हो गया। तो 2014 से लेकर 2019 तक जो हैदराबाद हाई कोर्ट था आंध्र प्रदेश का, वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों का जो है संयुक्त हाई कोर्ट था। लेकिन 2019 में, जनवरी 2019 में जो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है उसे अलग कर दिया गया, अलग बनाया गया अमरावती में। कहाँ बनाया गया? अमरावती में। तो 25वां हाई कोर्ट, यहाँ से प्रश्न आएगा, 25वां हाई कोर्ट कौन स्थापित हुआ? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, जो अमरावती में स्थापित हुआ। ठीक, और इसके अलावा 2013 में 3 नए हाई कोर्ट बन करके आते हैं। 2013 में कौन कौन से? मेघालय में, मणिपुर, त्रिपुरा। मेघालय में और मणिपुर और त्रिपुरा, ये 3 राज्यों में 2013 में
हाई कोर्ट अस्तित्व में आते हैं, यानी 2013 से पहले 21 हाई कोर्ट थे, 22, 23, 24। ठीक, तो 22, 23, 24 ये हो गए 2013 में, और 25वां हाई कोर्ट बनता है 2019 में, जनवरी 2019 में। और इसी समय 2019 में ही जो है हाई कोर्ट का पुनर्गठन होता है। पुनर्गठन मतलब एक राज्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। कौन सा? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर राज्य का हाई कोर्ट तो बहुत पुराना है, लेकिन उसका जब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया जाता है, तो फिर जो है उसको लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो है 2019 में उसको उसकी शक्तियों को विभाजित कर दिया जाता है, यानी उसका जो सीमा क्षेत्र है वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बट जाता है। हालांकि वो पुराना है, 2022 या 23 में 1922 या 23 में स्थापित हुआ था। कौन सा? जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट। ठीक, तो इस तरीके से ये इस समय वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। इन 25 हाई कोर्ट्स में 6 हाई कोर्ट ऐसे हैं, 6 हाई कोर्ट ऐसे हैं जो एक से अधिक राज्यों की जो है उनका विस्तार है। एक से अधिक राज्यों में विस्तार कितने हाई कोर्ट का है? 6 हाई कोर्ट का। तो ये 6 हाई कोर्ट आपको रट लेने हैं, याद कर लेने हैं। इसके अलावा प्रश्न कभी भी पूछे तो और सारे राज्यों के लिए अपने अपने हाई कोर्ट है, लेकिन 6 ऐसे हाई कोर्ट हैं जो एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें एक ही ऐसा राज्य है, एक ही ऐसा हाई कोर्ट है, गोवा हाई कोर्ट है, जो 4 राज्यों की सीमा तक विस्तृत है। लेकिन अन्य हाई कोर्ट जो है 5 हैं, जो राज्य के साथ साथ में केंद्र शासित प्रदेशों को भी साथ में लेकर चलते हैं, उनका सीमा क्षेत्र वहां तक भी विस्तृत है। तो देखते हैं, जैसे पंजाब हाई कोर्ट है। पंजाब हाई कोर्ट पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश तक इसका जो है विस्तार है। इसका जो है क्षेत्र विस्तार कहाँ तक है? पंजाब में है, हरियाणा में है और चंडीगढ़ में। ठीक, और इन दोनों की राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और पंजाब और हरियाणा, तो ऐसे याद हो जाएगा कि इन दोनों की राजधानी भी चंडीगढ़ है, और इसीलिए चंडीगढ़ में हाई कोर्ट भी है। तो इन तीनों के लिए वो देखता है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। और इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्य में ये 4 राज्य हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो एक न्यायालय है असम की राजधानी गुवाहाटी में। कहाँ पर है? गुवाहाटी में। तो गुवाहाटी जो है इन 4 राज्यों के राज्य क्षेत्र तक विस्तृत है। इनका गुवाहाटी जो गुवाहाटी जो है हाई कोर्ट है वो 4 राज्यों तक उसका विस्तार है, यानी इन 4 राज्यों के लोग वहां पर सुनवाई के लिए जाते हैं, अपने मुकदमे सुनवाई के लिए। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। और कोलकाता जो है, इसमें कोई भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं दिख रहा है, सारे क्या हैं? चारों राज्य ही हैं। ठीक, और कोलकाता तो अपना तो देखता ही, पश्चिम बंगाल तो है ही है, और पास में ही अंडमान निकोबार है। पास में क्या है यहाँ पर? अंडमान निकोबार। तो कोलकाता के पास ही, कोलकाता हाईकोर्ट के पास ही में ही क्या है? अंडमान निकोबार का क्षेत्र है। ठीक, अंडमान निकोबार वाले भी जाते हैं कहाँ? कोलकाता हाईकोर्ट में अपने मुकदमों को लेकर के। ठीक, और इधर आ जाओ आप मद्रास जो कि तमिलनाडु हाईकोर्ट का है। तो इसका विस्तार जो है पुडुचेरी तक भी है। पुडुचेरी जो है कितने राज्यों में फैला हुआ है? 3 राज्यों में। 3 राज्यों में फैला हुआ पुडुचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, केरल में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, 3 राज्यों में पुडुचेरी फैला हुआ है। और इन 3 राज्यों में फैले हुए पुडुचेरी के लोग कौन से न्यायालय में जाते हैं? मद्रास न्यायालय में। ठीक, तो इसकी अधिकारिता क्षेत्र पुडुचेरी का भी कहाँ है? मद्रास में। और तमिलनाडु का तो है ही है। ठीक, अब यहाँ पर एक केरल राज्य है। केरल राज्य तो अपने राज्य को मतलब लोगों को न्याय देता ही है, और साथ में ही यहीं पर समुद्र जो है अरब सागर में एक द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप वाले भी कहाँ जाते हैं? केरल हाई कोर्ट जाते हैं। लक्षद्वीप वाले भी केरल हाई कोर्ट जाते हैं। इसके अलावा आपका ये मुंबई है। क्या है? मुंबई है। तो मुंबई हाई कोर्ट महाराष्ट्र के लिए तो है ही है, साथ में गोवा राज्य के लिए भी है, और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी है। अब ये पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश था, अब एक ही हो गया है। कौन सा? दादर नगर हवेली और दमन दीव। दादर नगर हवेली और दमन दीव अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। नहीं तो पहले मुंबई हाई कोर्ट जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों को देखता था, जो है दमन दीव और दादर नगर हवेली, लेकिन अब दोनों एक ही हो गए हैं। तो इसलिए प्रत्येक जो है यहाँ पंजाब चंडीगढ़ के लिए है,
और जो है दमन दीव दादर नगर हवेली मुंबई, और लक्षद्वीप केरल, और पुडुचेरी मद्रास, और अंडमान कोलकाता, चंडीगढ़ पंजाब हो ही गया। और दिल्ली के पास तो अपना हाई कोर्ट है, और जो है जम्मू कश्मीर के पास भी अपना हाई कोर्ट है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है, अब जम्मू कश्मीर का अपना हाई कोर्ट है, लेकिन साथ में किसको कहाँ के लोग आते हैं, वहाँ लद्दाख के लोग भी आते हैं। तो इस तरीके से भारत में 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास अपना हाई कोर्ट है, और इसके अलावा जो है 6 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अटैच हैं दूसरे हाई कोर्ट के साथ में। ठीक है, तो चंडीगढ़ 1, दमन दीव दादर नगर हवेली 2, लक्षद्वीप 3, पुडुचेरी 4, अंडमान निकोबार 5, और कौन सा रह गया, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश रह गया? कोई केंद्र शासित प्रदेश छूट रहा है क्या? 8 तो केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो 5 ये हो गए, और नहीं 6 हो गए, 6 हो गए, 1 2 3 4, अच्छा ये रह गया गुवाहाटी। गुवाहाटी में केंद्र शासित प्रदेश, गुवाहाटी में केंद्र शासित प्रदेश कहाँ? इधर कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, इधर कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हाँ लद्दाख उसी में आता है, जम्मू कश्मीर में। अभी तो हो जाएंगे 8, 5 ये हो गए और 3 इधर हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है भारत में हाई कोर्ट की व्यवस्था है। ठीक, तो इसमें आपको जो मेन याद रखना है, क्या क्या याद रखना है? अनुच्छेद 214 याद रखना है। 214 में क्या कहा गया है? प्रत्येक राज्य का अपना क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। ठीक है, और इसके अलावा इसके गठन की बात की गई है 216 में, और हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा 215 के अंतर्गत। ठीक है, शपथ वगैरह के बारे में 219 है। ठीक, हालांकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है, बहुत कम रेयर पूछते हैं, छोटी परीक्षाओं में कभी कभी इनमें से पूछ लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा अनुच्छेद से प्रश्न इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। ज़्यादातर अनुच्छेद से प्रश्न आते हैं वो आते हैं आपका मूल अधिकार से हो गया, मूल कर्तव्य से हो गया। ठीक है, और तो इनसे ज़्यादा आते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा याद रखना चाहिए। मूल अधिकारों के सभी अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए, मूल अधिकारों के। ठीक, तो इस तरीके से ये जो है हाई कोर्ट के बारे में। अब हम लोग आगे आए, हाई कोर्ट में जो है उसकी नियुक्ति और जो है पद की शर्तें, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ देंगे, क्या कैसे कैसे उसका मतलब कौन कौन व्यक्ति जो है हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है, उसकी क्या क्या नियमावली है, शर्तें क्या है, आयु क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए और शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगा।